गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोमनिया और ओलिगोहाइड्रोमनिया। अरे ये दोनों आपको लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम है, नहीं रे। इनके अंदर क्या होता है, जो बच्चे की चारों तरफ फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, वो या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? जो तरल पदार्थ उस बच्चे के चारों तरफ भरा हुआ रहता है, मान लो ये है यूट्रस, इस यूट्रस के अंदर ये क्या था, बच्चा था, और यहाँ पे ये क्या था, प्लेसेंटा था। यहाँ ये बच्चा केविटी में गिरा हुआ रहता है। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इस बच्चे के अंदर, ये देखो, ये चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये जो फ्लूइड अगर आप देखोगे तो नॉर्मल तो कितना होता है, 600 से 800। कितना होता है, 600 से 800 ml। 8वें से 9वें महीने पे आप जब देखोगे तो ये जो तरल पदार्थ फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको आप बोलते हो, वो कितना होता है, 600 से 800 ml। कब? 8 से 9 महीने पर। 9 महीने पर ये कितना रहेगा, 600 से 800। बट आपने देखा अगर उस बच्चे के अंदर क्या हो गया, ये फ्लूइड 200 ml से भी क्या हो गया, कम। और एक जगह देखा 2000 ml से भी ज्यादा। समझ में आया? ये तो हमने देखना है नॉर्मल, ये क्या है, एक नॉर्मल चीज है। बट यहाँ हमने दूसरी कंडीशन देखनी है। इस नॉर्मल वाले में तो 600 से 800 है, बट यहाँ आपको देखना है अगर 200 से भी कम हो, 200 ml से भी कम है, तो कंडीशन क्या कहलाती है, ओलिगोहाइड्रोमनिया। मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, 200 ml से भी कम। 200 ml से भी कम। यहां हमारी कंडीशन क्या हो गई, एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से भी ज्यादा होता है। समझ में आया आप लोगों को? जो पॉलीहाइड्रोमनिया होती है उसमें तो ये फ्लूइड जो 600 से 800 होता है, ये 2000 से भी ज्यादा हो जाता है। और यहाँ वाली कंडीशन है, इसमें ये फ्लूइड है वो 200 से भी कम हो जाता है। दोनों चीज समझ में आई? पोली का मतलब ज्यादा और ओली का मतलब कम। पोली, पी फॉर पोली, पोली का मतलब ज्यादा और ओली का मतलब कम। समझ में आया? ये पोली का मतलब ज्यादा, ओली का मतलब कम। क्या? एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का कम और ज्यादा होना ही क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रोमनिया और ओलिगोहाइड्रोमनिया। ये क्या होती है, एक बच्चे के चारों तरफ पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है जिसको आप बोलते हो एमनियोटिक फ्लूइड। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई कि 200 से कम ओलिगोहाइड्रोमनिया, 2000 ml 2 लीटर से भी ज्यादा पॉलीहाइड्रोमनिया। अगर इनमें हम डिफरेंस देखेंगे कि भाई पॉलीहाइड्रोमनिया और ओलिगोहाइड्रोमनिया दोनों अलग अलग, हम डिफरेंशिएट इनमें अंतर कैसे कर सकते हैं कि क्या क्या चीज है, कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ओलिगोहाइड्रोमनिया पॉलीहाइड्रोमनिया से इस प्रकार अलग होता है। समझ में आया? पॉलीहाइड्रोमनिया ओलिगोहाइड्रोमनिया से इस प्रकार अलग होता है। तो पहला कंडीशन आपको क्या देखना है, फीचर। देखो पॉलीहाइड्रोमनिया और ओलिगोहाइड्रोमनिया के मध्य पाए जाने वाले अंतर। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनिया और ओलिगोहाइड्रोमनिया के बीच में पाए जाने वाले अंतर। अब इसमें पहले तो क्या है, फीचर, मतलब कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, ये पॉली और ये ओली, ओली, इन दोनों के बीच में कौन कौन से लक्षण के बीच में अंतर पाया जाएगा, ध्यान से देखना। पहला है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा। बता दिया मैंने, इसमें 2000 ml से ज्यादा और इसमें भी 2 से कम। इसमें 2000 ml से ज्यादा मतलब बढ़ा हुआ है, और इसमें 2000 ml से कम मतलब घटा हुआ है। यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड की इंडेक्स देखोगे तो 25 सेंटीमीटर से, मैंने आपको बताई थी 5 से 25 नॉर्मल होती है। तो अगर 25 से ज्यादा है तो क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोमनिया, और अगर 5 से भी कम है तो क्या कंडीशन आ गई, ओलिगोहाइड्रोमनिया। समझ में आया? पॉलीहाइड्रोमनिया क्या है और ओलिगोहाइड्रोमनिया क्या है।
नेक्स्ट थर्ड वन की बात करें, इंसिडेंस, मतलब ये टोटल केस का कितना पाया जाता है। अगर कोई लेडी, अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 100 प्रेगनेंसियों के अंदर कम से कम 1 या 2 केस में तो आपको ये मिल ही जाता है। समझ में आया? अगर 100 लेडी प्रेग्नेंट है तो उनमें से किसी न 1 या 2 के अंदर, 2 प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिला के अंदर ये बीमारी मिल ही जाती है। उसको बोलते हैं इंसिडेंस, मतलब रेट कितनी होती है। तो कुल प्रेगनेंसी के लगभग 1 से 2 केसेस में तो ये पाया ही जाता है। कुल प्रेगनेंसी के 1 से 2% केसेस में तो ये पाया ही जाता है। ये कम पाया जाता है, ये तो 1-2 में मिल तो जाएगा, ये तो बहुत कम ही मिलेगा। फंडल हाइट, फंडल हाइट का मतलब क्या होता है? यूट्रस की हाइट कितनी है। तो अब एक चीज बताओ, बैलून में हवा ज्यादा भरेगी तो बैलून बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा ही होगा। और कम हवा भरोगे तो कम रहेगी हाइट। वही चीज यहाँ है, अगर यूट्रस के अंदर, अब यहाँ हम यूट्रस की हाइट चेक कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर हवा ज्यादा भरी है तो यहाँ हवा ज्यादा का मतलब क्या है? फ्लूइड ज्यादा है, तो ये इसकी हाइट भी क्या होगी? ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? चीज देखना कि मैंने बताया था कि 20 वीक पे, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे यूट्रस की हाइट है वो अम्बिलिकस के पास आ जाती है। समझ में आया? बोल दिया कि 20 से 24 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें फंडस या यूट्रस की जो हाइट है वो कहाँ आ जाती है? अम्बिलिकस पे, नाभि पे आ जाती है, एक महिला की नाभि तक। बट ये वाली जो सिचुएशन होती है वो कहाँ चली जाती है? नाभि से भी ऊपर। आपने एक डायग्राम पढ़ा, ये अम्बिलिकस है, ये 20 से सप्ताह पे आपका क्या हो गया? यूट्रस यहां तक आ गया। बट अगर ये वाली बीमारी उस लेडी को है तो ये कहाँ चला जाएगा? इतना ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? ये तो नॉर्मल है भाई, ये तो नॉर्मल चीज थी, यहाँ आनी थी। बट जिसको पॉलीहाइड्रोमिया हो रखा है उसके अंदर यूट्रस है वो यहाँ आ जाएगा, इसको क्रॉस करता हूं, मतलब इतना बढ़ जाता है यूट्रस। क्यों? उसमें पानी ज्यादा भर गया, ज्यादा भरा तो उसने ज्यादा क्या की? ग्रोथ की। यूट्रस ज्यादा फूल गया ना, फुला कि नहीं, खींच गया ना पूरा, तो वो ज्यादा खींचा तो क्या हो गई? इसकी हाइट बढ़ गई। समझ में आई कोई चीज? नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि बाद में ये देखी जाती है कि सामान्य अवधि की तुलना में अधिक होती है प्रेगनेंसी की अवधि, जो मतलब जो सामान्य जो 20 सप्ताह पे थी वो 20 सप्ताह वाली कहाँ चली जाती है? 28 सप्ताह वाली पे चली जाती है। यहाँ प्रेगनेंसी की अवधि तुलना में कम होती है। यहाँ तो बेचारे में हवा भरी नहीं ना, मतलब पानी तो कम ही भरा था, अब कम भरा है तो हाइट और भी कम रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि नाभि के चारों ओर देखा जाए तो अब्डोमेन है वो गर्थ ऑफ द अब्डोमेन अराउंड द अम्बिलिकस। भाई अम्बिलिकस की चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं? अब्डोमेन की हाइट को भी चेक करते हैं, तो वो उसकी चारों तरफ ही क्या रहती है? घेरा हुआ रहता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब नाभि होती है, उस नाभि को चारों तरफ जैसे एब्डोमेन होता है, वो एब्डोमेन नाभि मतलब बहुत डीप हो जाती है, बहुत ज्यादा गड्ढा बन जाता है किसके अंदर? नाभि के अंदर। समझ में आया? चारों तरफ से तो फूल जाती है, ये सामान्य से अधिक होती है, ये सामान्य से कम होती है। नेक्स्ट में ना गर्भस्थ शिशु की हलचल बहुत ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। ये है गर्भस्थ शिशु के अंगों का पाल्पेशन, मतलब जो उसमें हीलिंग डूलिंग हो रही है ना भाई, बच्चे के अंदर पाल्पेशन करोगे कि कोई चीज अच्छे से बच्चे के काम कर रही कि नहीं कर रही है, हार्ट बीट वगैरह, तो वो क्या करती है? पाल्पेशन के दौरान गर्भस्थ शिशु के अंग वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं होते हैं कि अगर आपको पता है, आपको एक मटका दे दिया, ठीक है, और उस मटके के अंदर एक सिक्का डाल दिया और उस मटके को पूरा पानी से भर दिया, वहां पे आपको कहा जा रहा है पूरा पानी से भरा पड़ा है, वो सिक्का डाल दिया, अब आपको कह रहे हैं कि ये देखो कितने का सिक्का है। क्या आप उस चीज को आराम से देख पाओगे? बहुत मतलब कुछ आपको बहुत कुछ वहां पे तिकड़म बैठाने पड़ेंगे। समझ में आया? और उसको बाहर निकालने के लिए भी आपको कितना अंदर तक जाना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे है
अगर उस यूट्रस के चारों तरफ इतना पानी भर गया है, भाई ये यूट्रस था, इसमें ये बच्चा है, इस बच्चे के चारों तरफ पानी पानी भरा पड़ा है। अब इस बच्चे तक पहुंचने से पहले आपको इतना ज्यादा ये जो गैप है इसको पार करना पड़ेगा, तो आप बच्चे तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो आप बच्चे को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। समझ में आया? आपको नहीं पता चलेगा बच्चे के ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर यहाँ वाली सिचुएशन के अंदर ये बच्चा रहा और इसमें इतना सा पानी भरा पड़ा है, आराम से आप देख ले सकते हो बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें वहां पे बन रही हैं। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ज्यादा पानी चारों तरफ भरा हुआ है तो बीच वाली चीज आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगी, बट यहाँ पे पानी कम भरा हुआ था तो आप बीच वाली चीज को आसानी से देख सकते हो। गर्भस्थ शिशु की लाई, लाई का मतलब क्या होता है मैंने बताया था। लाई का मतलब जानते हो ना, कि बच्चा सीधी पोजीशन में है, लेटी हुई में है या टेढ़ी पोजीशन में है। तो हमने कहा था सही सामान्य तो कौन सी होती है, सीधी होती है। अब ये जो केस है ना पॉलीहाइड्रोमिया, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा अपनी लाई चेंज करता रहता है, क्योंकि ज्यादा पानी भरा हुआ तो वो ज्यादा ही घूमेगा, कभी सीधा होता है, कभी लेट जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी किस पोजीशन में घूम जाता है, मतलब वो घूमता ही रहता है, एक जगह स्टेबल नहीं रहता है। किसके अंदर? पॉलीहाइड्रोमिया वाली कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ चीज देखोगे तो ये स्थिर ही रहती है, जो भी हो जिस भी लाइन में हो। अगर ओब्लिक है तो ओब्लिक रहेगी, मतलब जो टेढ़ी। अगर बच्चा सीधा है तो वो सीधा रहेगा, और अगर ऐसे लंबा, मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम सीधी लाइन के अंदर ऐसे प्रेजेंट हो तो वो ऐसे ही रहेगा। तो कोई सी भी सिचुएशन हो वो वैसे ही रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी ओलिगो में तो। बट पोली के अंदर ये चेंज होती रहती है बार बार, बच्चा कभी इधर कभी उधर कभी किधर कभी किधर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ये क्या हो गए, कुछ डिफरेंस हो गए किस किस के बीच में, ओलिगो और पॉलीहाइड्रोमिया के बीच में। अगर ध्यान से आप देखोगे पहले वाले में क्या होता है, फ्लूइड 2000 ml से भी ज्यादा, इसमें 200 से कम। इसमें इंडेक्स 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, इसमें 5 से भी कम। यहाँ टोटल प्रेगनेंसी का 1 से 2% केस में ये पाई जाती है, बट ये तो बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत रेयर चांसेस के अंदर, बहुत ही कम चांस में ये मिलती है, बट ये मिल ही जाती है। इसके अंदर जो यूट्रस है वो क्या करता है, सामान्य गर्भावस्था से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सामान्य गर्भावस्था में जितना बढ़ना चाहिए था वो उसका और ज्यादा बढ़ जाता है पोली में तो, और ये उससे कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? पोली के अंदर यूट्रस है वो ज्यादा बढ़ेगा और ओली के अंदर यूट्रस सामान्य से भी कम रहेगा। यहाँ क्या होता है, जो अम्बिलिकस के चारों तरफ जो एब्डोमेन एरिया है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी भारी लगता है, और यहाँ पे ये कम लगेगा। यहाँ बच्चे की जो हलचल है वो बहुत ज्यादा रहेंगी, यहाँ पे बच्चे की हलचल कम रहेंगी। अब जितनी ज्यादा वो हलचल करेगा उतना ही ज्यादा वो घूमेगा। अब यहाँ पे कम है तो वो सही रहेगा, उसको पता है मैं तो एज गई पड़ा हुआ हूँ, आलसी सा बना रहता है। यहाँ पे आलसी नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिवनेस रहती है, एनर्जी भरी रहती है, और वो घूमता फिरता रहता है। यहाँ चारों तरफ पानी भरने की वजह से हम बच्चे को सही से नहीं पहचान पाएंगे, और यहाँ बच्चे को आसानी से पहचान सकते हैं। ये 8 क्या हो गए, अंतर हो गए। बाकी अंतर की अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कुछ और भी पाए जाते हैं सामान्य से ज्यादा। अगर संभावित कारण क्या होते हैं किसके, पॉलीहाइड्रोमिया या ओलिगोहाइड्रोमिया के संभावित कारण क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मोनोजाइगोटिक बहुगर्भावस्था। अरे मान लो लेडी ने 2 बच्चों को क्या कर लिया, कैरी कर लिया, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक ही गर्भ के अंदर एक साथ 2 बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो भी उसका कारण हो सकता है। बच्चे के अंदर क्या हो, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो, तो ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि बच्चा उसी फूड को खाता है जो मैंने एमनियोटिक फ्लूइड बताया था। वो जो दर्व आपको बताया है वो दर्व ही क्या करता है, बच्चा खाता है। तो अब यहाँ पे अगर बच्चे में ये प्रॉब्लम रहेगी तो वो नहीं खा पाएगा, और नहीं खा पाएगा तो बच्चे में बढ़ेगी वो चीज। दूसरा, अगर मदर को क्या है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो बच्चा क्या करेगा, यूरिन ज्यादा बनाएगा, भाई पेशाब उसको बार बार आएंगे, बच्चा बार बार सुसु करेगा। अगर मदर डायबिटीज की है
तो जब बच्चा सुसु करता है तो सुसु से ही बनता है एमनियोटिक फ्लूइड। इस चीज को माइंड में बैठाना, जो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के चारों तरफ बन रहा है वो कौन बनाता है? बच्चे का यूरिन। जो बच्चे का यूरिन होता है वो ही बनाता है। अब सोचो, डायबिटीज वाले, शुगर वाले पेशेंट में तो हमें भी पता है कि उसको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, तो यहाँ वो बच्चा बार बार जब यूरिन करेगा ना तो बार बार एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, बार बार एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, तो वो उसके चारों तरफ इकट्ठा होता जाएगा। समझ में आया? तो उसका लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यहाँ इसका उल्टा है। यहाँ इसका उल्टा इसलिए है कि वहां पे एक तो बच्चे के अंदर क्या बन जाती है, किडनी कम बनती है। मतलब जो दो किडनी, पता है ना आप लोगों को, जिसको वृक्क बोलते हो, जो दो होती है एक इंसान में, वो इसमें एक ही बनती है उस बच्चे में, इसको बोलते हैं रीनल एजेनेसिस। मतलब एक ही किडनी का डेवलपमेंट होना, या फिर दोनों ही नहीं बनी हो, एक बनी है या फिर दोनों ही ना बनी हो, उस कंडीशन के अंदर आ जाती है। या कोई और अदर, मतलब जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ गई हो, बच्चे में गुणसूत्रों की कोई क्या हो गई हो, विकृति हो गई हो। पोस्ट मेच्योरिटी, पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? 42 सप्ताह हो गए, 9 महीने से ज्यादा की क्या होगी, प्रेगनेंसी हो गई, तो वो बच्चा ज्यादा ही खाएगा। उसको तो भाई बन रहा है तो उसको तो ज्यादा चाहिए ना भाई, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो उसको रोटी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वैसी चीजें, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो उसको भोजन ज्यादा चाहिए, तो वो भोजन है कौन सा? उसका एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो तो उसी को खाएगा, तो वो वैसे कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है उस बच्चे के। या फिर महिला क्या करती है? पानी कम पीती है। समझ में आ रहा है? महिला पानी कम पीती है, या महिला को उल्टियां हो जाती है, महिला को दस्त हो रखे हैं, ये सारी प्रॉब्लम भी कोज वहां पे कर सकता है। या फिर महिला कोई दवाइयां ले रही है। चीजें समझ में आई? इसमें एक ही चीज देखनी है कि माँ को क्या हो गया था, डायबिटीज, बच्चा बार बार सुसु करेगा तो फ्लूइड ज्यादा बनेगा। अब फ्लूइड ज्यादा बन रहा है और बच्चे को क्या हो रखी है, इसोफेगस में प्रॉब्लम है, तो बच्चा उस फूड को खा नहीं पाएगा। अब नहीं खा पाएगा तो वैसे भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो बनाने वाला टंकी थी किडनी, वो ही नहीं बनी, चलो वो मान लिया। बच्चों में गुणसूत्रों का कोई प्रॉब्लम हो गया, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्रों की कोई कमी आ गई हो, प्रेगनेंसी है वो 9 महीने से ज्यादा की हो गई हो, महिला में क्या हो गया, पानी की कमी आ गई हो, या फिर क्या है, महिला कोई दवाइयां ले रही है, तो ये सारे इसके कारण होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोमिया के और ये ओलिगोहाइड्रोमिया के। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो संभावित कॉम्प्लिकेशन है, मतलब अगर पॉलीहाइड्रोमिया होगा तो बच्चे और माँ में क्या प्रॉब्लम करेगा, ओलिगोहाइड्रोमिया होगा तो बच्चे और माँ में क्या प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इस पॉलीहाइड्रोमिया की वजह से माँ में क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं और बच्चे में क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं। तो पहली, गर्भस्थ शिशु का लाइका बार बार बदलता है, बार बार बदलेगी क्योंकि हमें बता दिया उसमें हीलिंग डूलिंग या हलचल ज्यादा रहती है। पहले ही डिलीवरी करवा सकता है, टाइम से पहले। प्री एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन वहां पे करवा देगा। कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब होता है अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो बाहर आ जाती है वेजाइना से, अम्बिलिकल कॉर्ड वेजाइना से बाहर आ जाती है। ये क्या होता है, पीपीएच का मतलब होता है हमने प्रसव करवा दिया, प्रसव के बाद में 1000 ml से ज्यादा क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया या रक्त प्रवाह हो गया। 1000 ml से ज्यादा रक्त प्रवाह हो गया, उसको बोलते हैं पीपीएच। झिल्लियों का, जो झिल्लियां बनी थी वो अपने आप ही पहले क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और इसके अंदर क्या बन जाता है, मदर के अंदर जो रेट होती है मृत्यु दर वो बढ़ जाती है। समझ में आया? क्या क्या कारण हो सकता है, पहले डिलीवरी करवा सकता है 9 महीने से पहले, शिशु को बार बार चेंज होता रहता है, हाइपरटेंशन उसको हो सकता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना से बाहर आ सकती है, पीपीएच हो सकता है, मतलब रक्त प्रवाह 500 से 1000 से ज्यादा हो जाएगा, झिल्लियां अपने आप ही टूट जाएंगी और मृत्यु दर बढ़ने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। किसमें, माँ के, मातृ मृत्यु दर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो ओलिगो था वो क्या करवाता है,
लेबर को ज्यादा करवा देता है, मतलब बहुत ज्यादा, 42 सप्ताह हो गई, मतलब यहाँ तो क्या है पहले करवा रहा है डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी बाद में होगी, 9 महीने बाद में। कॉर्ड है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, पिचक जाएगी। अबॉर्शन भी करवा सकता है। बच्चे के अंदर जो भी ये क्लब फुट ऐसे ना, बच्चे के पैर और हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, समझ में आया? बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो क्या हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। बच्चे की गर्भ में ही क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। समझ में आया आप लोगों को? बच्चे की गर्भ में ही क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। पहला कारण ये लेबर को पहले करवा रहा था प्रसव को, ये लेबर को प्रसव को बाद में करवाएगा, लंबा खींच देगा और ये जल्दी करवा देगा। इसमें कॉर्ड बाहर आ रही थी, इसमें कॉर्ड क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, दब गई है। अबॉर्शन करवा देगा। बच्चे की जो स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है हाथ पैरों की, और बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, जब वो यूट्रस के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है, तभी उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या हो गया, ओलिगोहाइड्रोमनिया और पॉलीहाइड्रोमनिया। अगर इन दोनों के अंदर बात की जाए कि ये चीजें हमने पढ़ ली, ओलिगोहाइड्रोमनिया सारी चीजें, अगर यहाँ पे इनके मैनेजमेंट की बात की जाए, भाई मैनेजमेंट या प्रबंध तो आप करोगे ही ना। इस प्रबंध के अंदर आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पोली के अंदर तो क्या करवाना है, जो पॉलीहाइड्रोमनियो था, पॉलीहाइड्रोमनियोस, इसमें तो क्या करवाना आपको, इंजेक्शन से, इंजेक्शन पता है ना, इंजेक्शन से हमें क्या करना है, उस फ्लूइड को बाहर निकलवाना है। भाई जो सिरिंज दी है ना, सिरिंज, इस सिरिंज को भर भर के हम क्या करेंगे, भरेंगे अंदर से, जहां से कलेक्ट है मदर के एब्डोमेन में लगानी है आपको, वो वहां से भरा बाहर निकाल दिया, फिर भरा फिर बाहर निकाल दिया। बट उसको टाइम ड्यूरेशन रहेगा, एक दिन में आप सारा खाली नहीं करोगे, उसको टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग खाली किया जाता है। फ्लूइड को क्या किया जाता है, खाली किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। समझ में आया? क्या किया हमने, मदर के एब्डोमेन पे हमने सिरिंज इंसर्ट की, अंदर घुसेड़ दी एब्डोमेन में, और वहां जो बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ था उसको सिरिंज में हमने खींच लिया, और खींच के जो 15 से 20 ml की जो सिरिंज थी उसको खींच लिया, खींच के हमने बाहर निकाल दिया, इतना खाली किया। फिर हम लोगों को क्या करना है, एक टाइम पीरियड के अंदर फिर दूसरे दिन वापस वो चीज प्रोसेस करनी है। ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, उस फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। समझ में आया? जो ओलिगो होता है, ओलिगो वाले में क्या करना है, ओलिगोहाइड्रोमनिया में हमारा एक ही है, मदर को आईवी फ्लूइड तो दो, मदर को क्या करना है, आईवी फ्लूइड देना है। क्या करना है, मदर को आईवी फ्लूइड बाहर से देना है, क्योंकि वो जो कंडीशन उसमें आ रखी थी, जो आप उसको ओलिगोहाइड्रोमनिया फ्लूइड दोगे तो वो माँ जितना ज्यादा पिएगी, बच्चा भी उसी को लेके जाएगा, और वो बार बार यूरिन फिर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है, यहाँ पे हमें उसको भरना है। समझ में है? यहाँ पे तो पहले से भरा है, उसको खाली करवाना है, यहाँ पे खाली है, उसको हमें क्या करना है, भरना है। ये दोनों का क्या हो जाता है, मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।